तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई विदाउट कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल्स। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सप्लाई विदाउट कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम डिटरमिन करते हैं। तो अब देखिए उनके एग्जांपल्स। तो ये जो चल रहा है ना, स्कोप ऑफ सप्लाई हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसी की कंटिन्यूटी में है ये एग्जांपल। तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 15, राइट। तो एग्जांपल 15 देखते हैं। तो ए अपॉइंट्स B to procure certain goods from the market. B identifies various suppliers who can provide the goods as desired by A and asks the supplier C to send the goods and issue the invoice directly to A. तो वो ए ने बी को अपॉइंट किया एज ए एजेंट टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम मार्केट। बी ने डिफरेंट सप्लायर देखे हु कैन प्रोवाइड द गुड्स डिजायर्ड बाय ए, और एक सप्लायर मिला उसको सी। तो उसको उसने बोला टू सेंड गुड्स एंड इशू द इनवाइस डायरेक्टली टू ए। तो अच्छा गुड्स भेज दो मुझे और इनवाइस इशू कर दो ए के नाम से। तो वेदर क्वेश्चन है कि वेदर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन एग्जिस्ट्स इन बिटवीन ए एंड बी। तो क्या ए और बी जो है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन माना जाएगा। अब देखो इनवाइस किसके नाम इशू हो रहा है, ए के नाम। ए कौन है आपका, वो तो है आपका प्रिंसिपल, तो सब एजेंट के नाम नहीं है। तो इन दिस सिनेरियो बी इज ओनली एक्टिंग एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंट एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसीव ऑफ गुड्स, हैंस बी इज नॉट एन एजेंट। इसलिए बी जो है इज नॉट एन एजेंट ऑफ ए फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3, क्योंकि इनवाइस जो है एजेंट के नाम इशू नहीं हो रहा है, तो इसलिए एजेंट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल 16, इसमें जो कोई एक्सिस बैंक a banking company appoints Mohik auctioneer to auction certain goods. The auctioneer arranging for the auction and identifies the potential bidders. The highest bid is accepted and the goods are sold to the highest bidder by Axis Bank. एक्सिस बैंक ने ना कोई ऐसे अपनी गुड्स सेल करनी है, उसने मोहित को अपॉइंट किया है ये ऑक्शनियर। तो उसने ऑक्शन करी और जो हाईएस्ट बिड आई थी वो एक्सेप्ट कर ली। तो उस हाईएस्ट बिडर को, तो हाईएस्ट बिड ये एक्सेप्टेड एंड गुड्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर बाय एक्सिस बैंक, और बैंक ने गुड्स सेल कर दी इसको। द इनवाइस जो था फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स इज इशूड बाय एक्सिस बैंक टू द सक्सेसफुल बिडर। इनवाइस किसने इशू किया, एक्सिस बैंक ने। तो इतनी वेदर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन एग्जिस्ट इन बिटवीन ए एंड बी। तो ए हो गया ये एक्सिस बैंक को कह रहे हैं, और बी हो गया समझो आपका मोहित हो गया ये, ठीक। तो क्या रिलेशन है, हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि इनवाइस किसके नाम इशू हो रहा है, प्रिंसिपल के नाम। तो इन दिस सिनेरियो ऑक्शनियर इज merely providing the auctioneering services with no role played in the supply of goods, hence मोहित इज नॉट एन एजेंट ऑफ एक्सिस बैंक। तो मोहित एजेंट नहीं माना जाएगा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 1 पैरा 3। तो सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 17, गौतम है एक, गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स ए ऑक्शनियर टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। इसमें आर्टिस्ट ने एक अपना ऑक्शनियर अपॉइंट किया है, एजेंट, अपनी पेंटिंग को ऑक्शन करने के लिए। ए अरेंजेड फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर, हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। तो ये भी ऐसे ही है सेम जैसे एक्सिस बैंक का केस है, और सेल होगी। बट वो इनवाइस क्या था, इनवाइस फॉर सप्लाई होगा पेंटिंग इशूड बाय ए ऑन बिहाफ हो। अब जो बिल इशू किया है ना वो ए ने कर दिया इशू, ऊपर किसने इशू किया था, प्रिंसिपल ने। तो इशूड बाय ए ऑन बिहाफ ऑफ गौतम, गौतम जो है प्रिंसिपल, बट इन हिज ओन नेम एंड पेंटिंग इज डिलीवर टू द सक्सेसफुल पीपल। तो वेदर प्रिंसिपल एजेंट एग्जिस्ट इन बिटवीन ए एंड बी, तो इसमें आ जाएगा यस। तो ए जो नॉट मेयरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनरिंग सर्विसेज बट इज आल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम टू द बिडर। अब वो पेंटिंग की सप्लाई जो है वो भी दे रहा है इसको, कस्टमर को, गौतम के बिहाफ पर, एंड हैज अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गौतम, हैंस ए एन एजेंट ऑफ गौतम। तो मेन आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल एजेंट में कि बिल किसके नाम इशू हो रहा है। तो जब वो एजेंट अपने नाम से करता है तो समझो टाइटल अब वो ट्रांसफ़र कर रहा है। जब प्रिंसिपल के नाम से बिल इशू होता है तो समझो टाइटल जो है गुड्स का वो प्रिंसिपल से ट्रांसफ़र कर रहा है, तो प्रिंसिपल के लिए सप्लाई मानी जाती है। अब इसमें एजेंट के लिए मानी जाएगी, और प्रिंसिपल को एजेंट की हमारी सप्लाई है। एग्जाम्पल 18,
तो ए सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग सर्विसेज ऑफ के हु इज कमीशन एजेंट एज पर द एपीएमसी एक्ट ऑफ द स्टेट। ये एग्रीकल्चर का केस आ गया जो हमने किया था। तो के आइडेंटिफाइज द बायर्स एंड सेल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ आर फॉर विच ही चार्जेज कमीशन फ्रॉम आर। तो के ने बायर फाइंड आउट किए और सेल कर दिया उसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ आर फॉर विच ही चार्जेज कमीशन। तो दैट जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन आर एंड के। इन केसेस वेयर क्या, अब इसमें ये नहीं मेंशन किया कि इनवाइस किसके नाम इशू किया, तो आप दोनों आंसर कीजिए। वेयर द इनवाइस इज इशूड बाय के टू बायर द फॉर्मर इज एजेंट एज पर शेड्यूल, फिर को वो एजेंट माना जाएगा। हाउएवर वेयर द इनवाइस इज इशूड डायरेक्टली बाय आर टू बायर द कमीशन एजेंट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट, फिर वो एजेंट नहीं माना जाएगा। तो वो आंसर आप दे सकते हैं इसमें। बट क्या वो टैक्सेबल है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, पर आप लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बेस पे जो कमीशन मिलेगी एजेंट को वो आपकी एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 19, इंडियन ब्रांच इम्पोर्ट्स सर्विसेज फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी इन यूएसए इन द कोर्स ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसीडरेशन, एक टैक्सेबल सप्लाई यस है। अभी हमने किया ना, जब आप इम्पोर्ट करते हैं सर्विसेज का अपने ही रिलेटेड पर्सन से, पेरेंट कंपनी रिलेटेड है और बिजनेस पर्पज के लिए विदाउट कंसीडरेशन, तो वो टैक्सेबल मानी जाएगी। सिर्फ पर्सनल यूज के लिए जो आएगी आपकी सर्विसेज जो है रिलेटेड पर्सन से, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। तो एज पर एंट्री नंबर 4 ऑफ शेड्यूल 1, import of services by a taxable person from a related person or from any of his establishment outside India in the course of furtherance of business will be subject to GST even if made without consideration. तो hence एक taxable supply नहीं है and IGST will be levied. Import पे IGST लगेगा आपका। Example 20. X Limited upgrades the computer system. The existing computers and laptops which do not support the upgraded version are donated to a trust. वगैरह की सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, कंपनी है, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम है, उसने उसको अपग्रेड कर दिया है और जो पुराने कंप्यूटर पड़े थे उसको डोनेशन में दे दिया है। तो देखिए इसने आईटीसी क्लेम किया था तो अब वो सप्लाई मानी जाएगी। तो आंसर लिखेंगे हम, एज पर एंट्री 1 ऑफ शेड्यूल 1 टू CGST एक्ट दिस अमाउंट टू परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, सो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लायबल टू GST इन द हैंड्स ऑफ एक्स लिमिटेड if the company, कंडीशन वही है, कंपनी है जो भी ITC ऑन सच कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। एग्जाम्पल 21, Framing Limited being a trader in textiles permanently transfer 60% of its stock to a society free of cost। तो ठीक है, ये कंपनी है, इसका स्टॉक है, तो जब उसने स्टॉक खरीदा होगा उस पर ITC लिया होगा, अब वो फ्री में दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेशन में सोसाइटी को, तो क्या सप्लाई मानी जाएगी? यस, एज पर एंट्री 1 ऑफ शेड्यूल 1 टू CGST एक्ट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस स्टॉक विद अमाउंट टू सप्लाई इफ द कंपनी हैज अवेल ITC ऑन परचेज ऑफ सच टेक्सटाइल। देखिए इसने ITC अवेल किया था तो वो सप्लाई मानी जाएगी। अनदर एग्जांपल नंबर 22, ए परचेज कार फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज के लिए खरीदी, उसका तो ITC आपने अवेल नहीं किया क्योंकि बिजनेस के लिए खरीदोगे तभी ITC मिलेगा। एंड आफ्टर ए ईयर सोल्ड इट टू ए कार डीलर फॉर 2 lakhs, विल द ट्रांजेक्शन भी सप्लाई इन टर्म्स है। अब जो बेची है कार वो भी आपने बिजनेस के लिए नहीं बेची, पर्सनल यूज है आपका, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? नो। तो हम लिखेंगे क्योंकि ITC नहीं लिया, पर्सनल यूज है, नो सप्लाई। तो अब देखिए, सप्लाई इज मेड बाय इंडिविजुअल इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्गेंस ऑफ बिजनेस, further no ITC was admissible on such car at the time of its acquisition as it was meant for personal use, hence this transaction is not supplied under section 71C। तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल 23, तो आर परचेज ए कार फॉर बिजनेस यूज एंड आफ्टर 2 years ट्रांसफर कार फॉर पर्सनल कंजम्पशन टू यूज एट होम। तो विल द ट्रांजेक्शन भी सप्लाइंग ऑफ फ्लोइंग केसेज ITC नॉट अवेल्ड बाय आर, फिर तो नहीं मानी जाएगी क्योंकि ITC नहीं अवेल किया उसने, ITC बाय अवेल्ड, तो यस। तो पहला केस में नॉट सप्लाई बिकॉज ITC बाय नॉट अवेल्ड, और सेकंड केस में एक इज सप्लाई बिकॉज ITC बाय अवेल्ड एज पर एंट्री 1 ऑफ शेड्यूल नंबर 1। बहुत सिंपल है, तो आपको ध्यान रखना है बिजनेस एसेट है, ITC अवेल हुआ कि नहीं वो देख लो पहले यार। एग्जाम्पल 24,
बी लिमिटेड एजेंट बिजनेस ऑफ होटल, एक परचेज ही की जगह यहाँ पर एक आना चाहिए, एक परचेज एयर कंडीशनर फॉर बिजनेस पर्पज एंड आफ्टर 3 years ही ट्रांसफर द एसी टू डायरेक्टर विदाउट कॉन्फ़िगरेशन। बिजनेस ऐसे का है तो उसने आईटीसी लिया होगा, उसके ऊपर अब अपने डायरेक्टर को दे दिया विदाउट ट्रांसफर, तो क्या वो सप्लाई, यस सप्लाई मानी जाएगी। विल द ट्रांजेक्शन बी ए सप्लाई अंडर CGST एक्ट, हम लिखेंगे यस। एक शैल बी गिव सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 इफ बी हैज अवेल्ड आईटीसी ऑन परचेज ऑफ सच एयर कंडीशनर एसी। एग्जाम्पल 25, A holds 30,000 share of B Limited and 25,000 share of C Limited. शेयर कैपिटल ऑफ बी जो 1 लाख, तो बी में कितना परसेंट शेयर हो गए, 30,000, 30% हो गया। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड ऑफ सी के हैं 80,000 शेयर, तो सी के कितने आपके पास 25,000 डिवाइड कर दो 80,000 से, तो ये भी मोर देन 25% हो गया। तो हु आर रिलेटेड पर्सन, तो ए के पास मोर देन 25% शेयर हैं दोनों के, बी के भी और सी के भी, तो हम लिखेंगे तो ए होल्ड्स मोर देन 25% शेयर इन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, हैंस ए बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड आर रिलेटेड पर्सन। देखो ए और बी को है ही रिलेटेड, क्योंकि ए के पास मोर देन 25% है बी का, ए और सी भी रिलेटेड हैं। जब बी और सी के दोनों के 25% से ज़्यादा शेयर कॉमन पर्सन ए के पास हैं, तो वो दोनों भी आपस में रिलेटेड बन जाएंगे, जो भी हमने डेफिनेशन में किया है। एग्जाम्पल नंबर 26, Reliance company has 3 group companies, A Limited, B, C. As a parent company, Reliance holds 50% share, 30% and 20% share in each group company. Who are related person? हमारी कंडीशन ये है कि अब रिलायंस कंपनी के पास जिस जिस कंपनी के 25% से ज़्यादा होंगे वो सारे रिलेटिव बन जाएंगे। तो उसके पास ए के हैं 50% शेयर, बी के हैं 30%, तो ये दोनों रिलेटिव माने जाएंगे। सी रिलेटिव नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके हैं 20% शेयर। तो रिलायंस होल्ड्स more than 25% share in A Limited and B Limited, hence Reliance, A Limited and B Limited are relative person. बट सी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सी इज नॉट रिलेटिव पर्सन। एग्जाम्पल 27, मिस्टर ए ऑफ चेन्नई मेक्स टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम तमिलनाडु एक्सीडिंग 20 lakh एंड हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना where no taxable supply are made, but such establishment helps in handling of material like procuring and storing. ठीक है, तो हम देखो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तमिलनाडु से चेन्नई में, ठीक है, और एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट है तेलंगाना में, वहाँ पर सप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, पर वो सर्विसेज हमें हेल्प दे रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हैंडलिंग ऑफ मटीरियल लाइक प्रोक्योरिंग एंड स्टोरिंग में। So whether the establishment in Tamil Nadu and Telangana will be considered as a distinct person under GST law। तो अब देखो एक ही कंपनी है आपकी, तो उसमें GST लॉ में यही है, एक्ट सेक्शन 25(5) एस्टेब्लिशमेंट इन तमिलनाडु रजिस्टर्ड एंड इन तेलंगाना अनरजिस्टर्ड हैं विल बी कंसिडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन। अब ये रजिस्टर्ड क्यों है तेलंगाना तमिलनाडु वाली और वो अनरजिस्टर्ड क्यों है, तो अब देखो हमें मेंशन किया है तमिलनाडु में हमारी जो सेल है वो एक्सीड कर रही है 20 लाख से, ये थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, हमने किया था पीछे, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अब जो तेलंगाना में है वहाँ पे हमारी कोई टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं वहाँ पर, तो सरकार वहाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है आपको, पर पर्सन सेम है, ए पर्सन जिसका पैन नंबर यूज होगा दोनों में, तो उसके लिए कोई डिस्टिंक्ट पर्सन माने ही जाएंगे, और जब गुड्स से सप्लाई होंगी सर्विसेज तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, जो टैक्सेबल पर्सन है। एग्जाम्पल 28, ABC लिमिटेड हैज 3 ब्रांचेज हैं ए बी सी इन डिफरेंट स्टेट्स में। तो ए इज इन दिल्ली हैज रन आउट ऑफ स्टॉक एंड बी फ्रॉम आंध्र प्रदेश ट्रांसफर इज एक्सेस स्टॉक। तो क्या सप्लाई है, तो जब ये डिफरेंट ब्रांचेज जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ठीक है, यस। एक गिव द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लायबल टू GST अंडर सेक्शन 7(1)(c) रीड विद एंट्री 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट। ओके, एंट्री 2 कहती है सप्लाई जो होगी बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन दैट इज टैक्सेबल। एग्जाम्पल 29, एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है लोकेटेड इन कोचीन एंड हैविंग ए गोडाउन इन कोचीन ट्रांसफर द गुड्स टू कमीशन एंड फॉरवर्ड एजेंट लोकेटेड इन चेन्नई। तो कोई एक्स कंपनी है वो कोचीन में है, उसका गोडाउन भी कोचीन में है, वहाँ से उसको गुड्स भेजी कमीशन एंड फॉरवर्ड एजेंट को चेन्नई में, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी?
तो उसमें वो एजेंट है ना, तो उसमें बिल देखेंगे इनवाइस किसके नाम इशू हो रहा है। ऐसे दूसरा है, और होंडा कंपनी ने एंगेज करी होंडा कार्स लिमिटेड एज एन एजेंट टू सेल कार्स ऑन इट्स बिहाफ। होंडा कार जो है सप्लाई 20 कार टू शोरूम ऑफ होंडा कंपनी लोकेटेड इन गेली वैसे देखिए सप्लाई। तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? होंडा कंपनी ने अब जो होंडा कार ने सप्लाई करी है 20 कार टू शोरूम ऑफ होंडा कंपनी में। तो another case, Emblematically being a garment manufacturer appoints Ram as an agent who stores garments manufactured by Emblematically and sends to dealers whenever Emblematically asks Ram to do so. उसमें भी यही है, एजेंट ने स्टोर कर रखी है गुड्स, फिर वो सेल करेगा जब एम उसको कहेगा। ये सप्लाई मानी जाएगी? यस, सभी केसी में यस है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट और वाइस वर्सा इज डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1) से रीड विद एंट्री 3 और शेड्यूल 1। उससे मेन यही होगा, क्योंकि सप्लाई कौन कर रहा है, आगे सेल कौन कर रहा है, एजेंट ही कर रहे हैं ना, तो बिल भी वो अपने नाम से इशू करेगा, इट मीन तो वो सप्लाई मान लेगी। या आप अलग से ले भी सकते हैं, इफ इनवाइस इज इशूड बाय एजेंट इन इट्स ओन नेम, फिर तो सप्लाई है, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम्पल करके ABC Associates received legal consultancy services from its head office located in Singapore। ठीक है, तो ये लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एडवोकेट की फर्म है, इसका हेड ऑफिस है सिंगापुर में है, उसके सर्विसेज लिए हैं इसने। हेड ऑफिस है रेंगल सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ब्रांच ऑफिस इज इट टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो लीगल सर्विसेज जो है बिजनेस पर्पज के लिए है ना, इम्पोर्ट हो रही है सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यस इट इज टैक्सेबल। तो एक्ट सेक्शन 7(1) से रीड विद एंट्री 4, सिंस ABC एसोसिएट एंड द ब्रांच ऑफिस आर रिलेटिव पर्सन, services received by ABC Associates will qualify as supply in the course of business even though it is without consideration। तो ये टैक्सेबल मानी जाएगी। एग्जाम्पल 31, P a proprietor registered in Delhi has sought architect services from her sister। ठीक है, अब उसने हर अपनी सिस्टर से लोकेटेड इन USA में, तो एक उसकी प्रॉपर्टी है जो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, उसके लिए सर्विसेज ली है आर्किटेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंस इन गेली। अब जो रेजिडेंस बन रहा है ना उसका, ये पर्सनल यूज है, ये बिजनेस नहीं है, तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? तो हमने किया था इम्पोर्ट टू सर्विसेज फ्रॉम सिस्टर मतलब रिलेटिव पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज नो सप्लाई। फैक्ट सेक्शन 7(1) सी रीड विद एंट्री 4 ऑफ शेड्यूल 1, since P and his sister are relative person and services are received without consideration for personal use, not for furtherance of business, it will not qualify as a supply। तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो बहुत ध्यान रखना है आपने, जब सर्विस का इम्पोर्ट होता है उसमें बिजनेस के लिए यदि हो रहा है यूज, फिर को टैक्सेबल है, लेकिन पर्सनल यूज है फिर को टैक्सेबल नहीं है आपकी। एग्जाम्पल 32, is engaged in business of transportation of passenger, he provides vehicle for the marriage of his accounts manager free of cost, is it supply of service? एक का देखो बिजनेस ही है ट्रांसपोर्टेशन का, पैसेंजर का। ठीक है, अब उसने एक फ्री व्हीकल भेजा अपने अकाउंट्स मैनेजर को फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? फॉर मैरिज हो रही है, मैरिज फंक्शन में। और एक और एग्जांपल, मिस्टर एक्स इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग फर्नीचर, he organizes function at his house and use the business furniture for function। ये देखो इसमें भी बिजनेस ही एसेट है, पहले वाले केस में भी जो व्हीकल था ट्रांसपोर्टेशन का वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा था। तो हमने रूल किया है जब बिजनेस ही एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्या वो पर्सनल यूज के लिए है, और क्योंकि बिजनेस एसेट है उस पर ITC लिया होगा उसने, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। ऐसे देखें एक और केस है, ए डायरेक्टर कैसे कंप्यूटर होम फ्रॉम हिज फॉर ही प्राइवेट यूज विच ये कंपनी बिजनेस एसेट, ये भी कंपनी एसेट है, उसने डायरेक्टर को देगी पर्सनल यूज के लिए, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? ए डायरेक्टर यूज कंपनी कार फॉर ही फैमिली आउटिंग, क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड रिलेटिव पर्सन हैं, कंपनी ए लिमिटेड यूज बिजनेस एसेट प्रिंटर और बी लिमिटेड टू प्रिंट प्लान फॉर इट क्लाइंट्स, क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? तो एज पर सेक्शन 7(1) सी एंड एंट्री 1 ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है यही है। इफ द सप्लायर हैज नॉट अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सच गुड्स और एसेट्स एंड दीज एसेट्स आर ट्रांसफर्ड विदाउट कंसीडरेशन, सच सप्लाई विल नॉट बी टैक्सेबल। लेकिन कि उसने ITC अवेल नहीं किया, फिर तो सप्लाई नहीं है ये, राइट। और इट मीन्स यदि उसने ITC अवेल किया है तो वो सप्लाई मानी जाएगी, ये पॉइंट है।
एग्जाम्पल 33, इनका फ्लोइंग केसेज, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन हु आर रिलेटेड पर्सन्स एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म, तो वो रिलेटिव माने जाएंगे। मिस सिया होल्ड 30% शेयर ऑफ ए एंड 35% ऑफ बी, उसमें भी ए और बी दोनों के 25% से ज़्यादा शेयर मिस सिया के पास हैं, तो ए और बी भी आपके रिलेटिव माने जाएंगे। पी लिमिटेड है ये डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बी, तो पी का कंट्रोल है क्यू के ऊपर, तो वो भी रिलेटिव माने जाएंगे। ए लिमिटेड कंट्रोल्स का कंपोजिशन बोर्ड को कैरेक्टर, ए का कंट्रोल है दोनों के ऊपर, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को, बी और सी ये भी रिलेटिव माने जाएंगे। बी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड टुगेदर कंट्रोल सी लिमिटेड, इन्होंने भी दोनों ने मिलकर कंट्रोल कर दिया सी को, तो ये भी रिलेटिव माने जाएंगे। तो आंसर ये है ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं फर्म में, तो दे आर रिलेटिव पर्सन, ए एंड बी आर रिलेटिव पर्सन है इसमें। पी लिमिटेड कंट्रोल्स क्यू, जस्ट पी एंड क्यू आर आल्सो रिलेटिव पर्सन। ए ने कंट्रोल किया है बोथ बी एंड सी, देयरफॉर बी एंड सी आर रिलेटिव पर्सन। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर रिलेटिव पर्सन। ये आपको दिया ही है, ए और बी ने दोनों ने कंट्रोल कर दिया सी को, इसका मतलब है ए और बी भी आपस में रिलेटिव पर्सन माने जाएंगे। ये सारे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं इन केस ऑफ सप्लाई विदाउट कॉन्फ़िगरेशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी डीम्ड सप्लाई क्या होती है।